अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़े की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ फैक्ट्री मुलाजमीन ने तशद्दुद करके गैर मुल्की जनरल मैनेजर को कत्ल कर दिया है। मुश्तइल मुलाजमीन ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को सड़क पर घसीटा और फिर आग लगा दी। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक के मुताबिक वाक़या वज़ीराबाद रोड पर पेश आया। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार और IG पंजाब राव सरदार अली खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से कत्ल में शामिल 50 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा सियालकोट रमीज़ हुसैन से। रमीज़, बताइएगा, तमाम तर वाक़े से आगाह कीजिएगा। जी रमीज, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। जी रमीज, आगाह कीजिएगा वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है सियालकोट की निजी फैक्ट्री में पेश आया, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। श्रीलंका नौजवान सांता नामी नौजवान जो सियालकोट एक निजी फैक्ट्री में एक GM की नौकरी के ऊपर बदजुमान थे। आज उनके ऊपर उनकी तरफ से जो है मजहबी कलमात की बेहरमती की गई, जिसके ऊपर जो फैक्ट्री वर्कर थे वो मुश्किल हो गए, उनके जो मजहबी जज्बात से मजरूह हुए। फैक्ट्री वर्कर ये कहना था कि इन्होंने मजहबी कलमात की बेहरमती की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद की वजह से जो सांता नामी श्रीलंका नौजवान था वो हलाक हो गया। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर उसकी डेड बॉडी को फैक्ट्री से घसीटते हुए वो सियालकोट वजीराबाद रोड के ऊपर ले आए। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अगर वीडियो में आप देखें तो जो पुलिस है उसके कई पुलिस एहलकार आग के वक्त मौके के ऊपर मौजूद थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। पुलिस वालों ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे वो मौके पर ही जलकर राख बन गया। उसकी जो बॉडी है वो एक कोयले की मानद एक राख बन चुकी थी। उसके बाद पुलिस की काफी नफरी अपने रवायती अंदाज के मुताबिक लेट पहुंची। लेट पहुंचने के बाद उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, सियालकोट वज़ीराबाद रोड को ओपन करवाया। IG पंजाब के नोटिस देने के बाद जो DIG गुजरावाला है इमरान अहमद, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने आके सारी सूरत हाल का जायजा लिया, फैक्ट्री का विजिट किया। CCTV कैमरे के जरिए उन्होंने अपना सारी सूरत हाल को देखा। उसके बाद जब हमारी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जो मुल्ज़मान इसके अंदर शामिल है CCTV फुटेज के जरिए उनको पहचाना जा रहा है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब से कुछ देर कबल जो पंजाब तर्जुमान हुकूमत के तर्जुमान थे, उनका यह कहना था कि 50 से ज्यादा जो है मुसलमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन मुसलमान के खिलाफ जो है 1412 FIR नंबर भी जो है लॉन्च की जा चुकी है। उनके ऊपर जो 780 के तहत और मुस्लिम जो इंदराज मुकदमात है, जो FIR है वो इंदराज की जा चुकी हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रमीज़, आप अपडेट कर रहे थे हमें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियालकोट वाक़े में मुलव्विस अफराद की CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस 50 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर अफराद जो मुलव्विस हैं उन्हें भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब की हिदायत पे पुलिस तफ्तीश कर रही है और फ़ौरन ही वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि एक आला सतही इंक्वायरी की जाए और जो कि अपना काम कर रही है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। CCTV जो फुटेज है वो निकलवाई जा रही है ताकि उसकी मदद से उन लोगों की शनाख्त हो सके जो इस वाक़े में मुलव्विस थे, और इस फेल का इर्तिकाब करने वाले जो भी ज़िम्मेदारान होंगे वो किसी रू रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने सियालकोट वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्विस लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया। मुलव्विस अफराद ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत की। उन्होंने मजीद कहा कि बर्बरियत और वहशत के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है, ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने ना कोई पाकिस्तान की खिदमत की है, ना कोई इस्लाम की खिदमत की है, हत्ता कि उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की भी मुखालफत की है। इस बर्बरियत और वहशत पर पाकिस्तानी कौम की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख,
तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आलिम दीन मुफ्ती फजल सुभान साहब, जबकि आलिम दीन सैयद अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ होंगे, जबकि सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब भी पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आलिम दीन सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से। सर फरमाइएगा मुफ्ती साहब के इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सज़ा जज़ा का इख्तियार तो सर हमारे पास नहीं है, दीन क्या कहता है इस तमाम तर मामले पर? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस हसास मौके पर आपने मुझे लिया अपना तज्ज़िये पर मौक़िफ़ देने पर। देखें, एक तो हम तमाम मज़हब, जितनी भी मजहबी तंजीमें, तमाम उलमा वो इसकी पुरज़ोर मजम्मत कर रहे हैं कि इसका इस तरह की जो तरीक़ाकार अपनाया गया। पहले तो किसी को कानून हाथ में लेने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है कि हमारे यहाँ तहकीक का सिलसिला, यानी कि ये हमें समझना पड़ेगा कि कुरान और सुन्नत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। और सही बात है, इससे हमारे पाकिस्तान का और ये इस्लाम की एक बदनामी का सबब बनते हैं इस तरह के वाक़यात। पहले इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके सामने हरकत में है। यकीनन हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो इसकी तहकीक करेंगे और इसको जो है क्या नाम है, जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनको कानून के कटोरे में लाया जाएगा। मगर एक चीज़ ख़ास तौर पर देखें कि हमारा साथ जो बैरूनी हमारा पड़ोस में मुल्क है, वो इस साजिश को भी हमें जो है समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर मुल्की एलिमेंट और ये साजिशी अनासिर जो है वो हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के वाक़यात, क्योंकि हर मजहबी शख्सियत, हर मुफ्ती, हर आलिम इसकी मजम्मत कर रहा है। इसका इस्लाम से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक एलिमेंट है हमारे यहाँ, बदकिस्मती है। और सबसे पहले ये कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ख़ुद ये मुतालबा करूँगा कि इसकी गैर जानिबदार तहकीक होनी चाहिए कि आखिर नामूस रिसालत की आड़ में लोग जो है वो जलाओ घराओ और कानून हाथ में ना लें। और आपके सामने कई मजहबी तंजीमें, यहाँ तक कि TLP के ज़िम्मेदार भी तर्जमान इसकी मजम्मत कर चुके हैं और तमाम उलमा पुरजोर इसकी मजम्मत कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं यूरोप में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, तो यह हम सब के लिए अलमिया है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीम से दूर हैं और कभी भी कुरान और सुन्नत कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं देता। इस तरह झट्टे को और जिस तरह के ये हम सब के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने सुप्रीम कोर्ट हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वो उस पर फिलफोर एक्शन ले, सुमोटो एक्शन ले। और इसकी बिल्कुल अल्लामा साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि फिलफोर एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ मुफ्ती फजल सुभान साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है अदम बर्दाश्त की वजह से है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अक़लियतों को बहुत से हुकूक है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, फिर इस तरह का वाक़या हो जाना, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि ये बड़े हसास और सेंसिटिव मामलात हैं। तो ऐसे मामलात पर कुरान करीम की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन और हिदायत ये है सूरह हुजरात में कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो फतबय्यनु, उसको इन्वेस्टिगेट करो कि आया ये खबर सच्ची है या झूठी। खुदा न ख्वास्ता अगर ये सच्ची खबर है, अगर गुस्ताखी की भी गई है और मुकद्दस कलिमात या मुकद्दस औलाद को अगर जलाया गया है, तो आया वो कुरान की आयत थी, आया उसमें हदीस लिखी हुई थी, आया उसने वर्बली अपनी जबान से गुस्ताखी की, क्या किया था? सबसे पहले तो वो सूरत हाल वाज़े हो, फिर उसके बाद कुरान करीम की जो आयत है, गुस्ताखी करने वाला जाहिर है वो शरीयत की नजर में तो बहुत बड़ा मुजरिम है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचाना कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है और सूरह अहज़ाब में उन पर लानत की गई।
لیکن اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ قانون کا اختیار ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ایسے لوگوں کو پہلے گرفتار کر کے، تفتیش کر کے، ایویڈنس جمع کر کے، شواہد جمع کر کے پھر قرار واقعی سزا دی جائے، جو عدالتی نظام ہے۔ یعنی 295 کے اندر گستاخی ثابت ہونے پر گستاخ کو قتل کی سزا دی جائے گی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے دیئر وڈ بی نو امینڈمنٹ ٹو دا بلاسفیمی۔ مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ عدم برداشت تو یہاں پر نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان بھی ہے؟ یہ تعلیم فقدان کی تو بہت ہی جنرل آئے صاحب نے بات کر دی ہے، جو آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس وقت اگر میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت زیر التوا ہیں، اور ایون جو لوگ اس وقت اندر ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے۔ اور جب ایک ایسے ہی کیس میں، اب میں اس میں نام لینا نہیں چاہتا، ایسے ہی کیس میں جب ایک بڑی شخصیت کو، آپ کو یاد ہے پنجاب کے گورنر کو مارا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے پنڈی کے لارڈز نے، وکیلوں نے جناب پھول پہنائے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے وہ مارا تھا، اور پھر اس کی بنیاد پر ریاست بار بار جو ہے جب سرنڈر کرے گی دہشت گردوں کے سامنے، حتیٰ یہ ہے کہ آپ اور تو چھوٹے، بڑی خوشائن بات ہے کہ جو لبیک والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے جمہوری راستہ اختیار کریں گے، انتخابی راستہ اختیار کریں گے، اور ہم وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کالعدم تحریک تعاون پاکستان جو خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، جو ہم بارگاہوں اور مسجدوں کو کرتی ہے، اور فواد چودھری نے خود ایڈمٹ کیا کہ ریاست نے سرنڈر کیا، تو آپ جب اس طریقے اور آج ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ تو انڈیویجل واقعہ ہے، یہ تو ایک آپ چند لوگوں کا واقعہ ہے۔ اوور آل ریاست ایک ایسی بڑی تنظیم جس نے 60,000 لوگوں کو ہمارے مارا، 7,000 سیکورٹی فورسز کو مارا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ریاست جو ہے مذہبی شدت پسندوں کی نمائندہ تو قلم یہ تحریک طالبان ہے نا، یہ سپا اور یہ لشکر اور پھر یہ مختلف جو کیا کیا ان کے نام بن گئے اور پھر ان کی بھی شاخیں بن گئی، تو یہ پورا خالی معاملہ نہیں ہے، پورے اس کو جنرل ضیاء کے دور کے جو اس فکر کو، اس سوچ کو کہ جو اب یہ لوگ طے کریں گے، چند افراد طے کریں گے، تو ایک تنظیم طے کرے گی کہ یہ کافر ہے اور اس کو مار دو، خدا نہ کرے جس اگر یہ واقعوں کو واقعی جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے نہیں پکڑا گیا تو پھر اس کے معنی ہوگا دفاع ہوتا ہے، یہ تو واقعہ ہائی پروفائل کا رپورٹ ہو گیا، ورنہ اور وہ چونکہ غیر ملکی یعنی سری لنکن سے تعلق تھا۔ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیے گا کہ بلرسی لا جو سیاہ قانون ہے اس کو انڈورس کرایا گیا ہے، ورنہ اگر بھی چاہے شریعت کورٹ ہو چاہے اسلامی کونسل ہو۔ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ مفتی فضل سبحان صاحب تھے، سید محمد علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ اسپیکر 4 گھنٹے تک کورٹ روم کے باہر بیٹھے رہے۔ نیب گرفتاری کے لیے باہر انتظار کرتی رہی۔ آغا سراج درانی نے کہا گرفتاری سے ڈرتا تو عدالت نہ آتا، کل احتساب عدالت سے راہداری ریمانڈ لینے کے بعد آغا سراج درانی کو کراچی منتقل کیا جائے گا۔ راہداری ریمانڈ سے پہلے آغا سراج درانی کا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا جائے گا۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کیس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے آغا سراج درانی کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اسپیکر سندھ اسمبلی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری کیسے کی گئی۔ ملزم نے نیب کے سامنے
सामने सरेंडर नहीं किया। आगा सिराज दुरानी के वकील ने कहा कि हमें कम से कम ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाजत दे दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी को खुसूसी रियायत क्यों दें, इस तरह के सरेंडर को अदालत नहीं मानती। आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? आगा सिराज दुरानी पहले नैब को सरेंडर करें तो हम दरखास्त जमानत सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आगा सिराज दुरानी ने अदालत को नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने की यकीन दहानी कराई है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा मौसूल होने के बाद आगा सिराज दुरानी अदालत से बाहर आए तो पहले से मौजूद कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। आगा सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में GTV से गैर रस्मी गुफ्तगू की। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे ने सवाल किया कि जमानत मनसूख हुई, क्या अदालती फैसले को आप इंसाफ समझते हैं? उन्होंने जवाब में कहा, इंसाफ तो अब क्या कह सकते हैं, मेरे इस केस में सिर्फ 2 से 3 गवाह हैं। सवाल किया गया कि आप कहते हैं गिरफ्तारी नैब को नहीं ट्रायल कोर्ट को दूंगा, क्या नैब से डर लगता है? आगा सिराज का जवाब, मैं कहना था कि नैब का कहना है मेरे पास 300 एकड़ जमीन है, नैब बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगा रहा है। वेलकम बैक। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का ट्विटर हैंडल वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बयान देने लगा है। ट्विटर हैंडल के जरिए तंजिया गाना आपने घबराना नहीं है शेयर कर दिया। ट्वीट में दावा किया गया है कि सिफारती अमले को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, बच्चों की फीस जमा न करवाने पर स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई है। जग हंसाई के बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्विटर अकाउंट के हैक होने का कह दिया है। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी सोशल मीडिया बोले, अकाउंट हैक कैसे हुआ, तफ्तीश जारी है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर लिया गया। सिफारत खाने के तस्दीक शुदा हैंडल पर शिकवा किया गया कि मुल्क में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वज़ीर आज़म बताएं, इस महंगाई के दौर में हुकूमती मुलाजमीन कब तक खामोश रहे? पैगाम में दावा किया गया कि सर्बिया में सिफारत खाने के अमले को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। क्या यही है नया पाकिस्तान? तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक हो गए थे। जारी बयान से सिफारत खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया अरसलान खालिद ने बयान दिया, दफ्तर खारजा ट्विटर अकाउंट हैक होने की इंक्वायरी कर रहा है। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का ट्विटर हैंडल हैक हुआ या मुलाजमीन ने एहतजाज किया? सोशल मीडिया पर इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए सवालात का अंबार लग गया। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का ट्विटर हैंडल हैक होने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से बयान सामने आ गया। सिफारत खाने से जारी एलामी के मुताबिक ट्विटर अकाउंट को कराची से हैक किया गया। तहकीकात के मुताबिक 10:59 पर हुकूमत मुखालिफ बयान डाला गया। अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान पहुंचाने की एक और सबील पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने भारत को वाघा बॉर्डर के रास्ते 50,000 मेट्रिक टन गंदम, जान बचाने वाली अदविया भेजने की इजाजत दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने इस फैसले से भारत के चार्ज डी अफेयर्स को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और वफाकी काबीना इसकी पहले मंजूरी दे चुकी थी और आज दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से आगाह किया कि 50,000 टन गंदम और दीगर अद्वियात वाघा बॉर्डर से अफगान ट्रक्स जो हैं वो खैबर पास तक ले जाएंगे, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद तक ले जाएंगे। और ये फैसला खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे किया गया, भारत को फैसले से आगाह कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर।
एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था हो गया। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। अवाम हुकूमत से मायूस हो गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की माशी खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। मुल्क बचाने के लिए PDM अपना किरदार अदा कर रही है। आम जो कि मायूस हो गए हैं, जो कि बेयकीनी की कैफियत में है, बेबसी की कैफियत में, और फिर अगर कराची का मंजरनामा ले तो वहाँ यतीमी का एहसास सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। PTI की हुकूमत या हुकूमतों की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उसके ऊपर नालायकी का तड़का उसने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। मुल्क को बचाने के लिए जो किरदार इस वक्त PDM अदा कर रही है, हम समझते हैं कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को आइन के परचम के तले पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक सरेंडर से निकालने के लिए जो कि इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया है, आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है। IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बलूचिस्तान में सियासी माहौल फिर गर्म होने लगा है। बलूचिस्तान में नई हुकूमत बने 26 दिन गुजर गए, लेकिन ताहाल काबीना का इजलास नहीं हो सका। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो के इस्लामाबाद के दौरों में मसरूफ हैं। काबीना का इजलास 2 मरतबा तलब करके नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी कर दिए गए। वजीर आला की मसरूफियत के बायस सरकारी उमूर भी बुरी तरह मुतासिर हैं। नई काबीना में शामिल चंद अरकान की नाराजगियों की खबरें भी गर्दिश करने लगी हैं। कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। दुबई, शारजा, अबूधाबी और सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के भी टेस्ट लिए जाएंगे। अपडेट आपको कर रहे हैं। कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू करने पर गौर भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, कब से कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू होने का इम्कान है? जी, कोरोना लहर में कमी के बायस तमाम एयरपोर्ट्स पर की बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो मौकूफ कर दिया गया था। तमाम जराये का ये कहना है कि ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुबई, शारजा, अबूधाबी, सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट रैपिड PCR टेस्ट दोबारा करने का फैसला कर लिया गया है और NCOC की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जबकि कोरोना सूरत कंट्रोल होने की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट खत्म कर दिए गए थे। ताहम ओमिक्रॉन नामी वायरस के सामने आने के बाद एक दफा फिर ये फैसला किया गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों के जो रैपिड एंटीजन टेस्ट दोबारा किया जाए ताकि इस अमर का तयन किया जा सके। उनके ओमिक्रॉन के दूसरे वायरस की उनकी निशानदेही की निशानदेही की जा सके। जबकि जराये के ये कहना है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा सेहत सिंध को आइंदा चंद रोज में इस हवाले से बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए जाने का भी इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर चौधरी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्विटर पैगाम सामने आया है। उनका कहना है कि असातिज़ा से आज मुलाकात हुई है। उन्होंने असातिज़ा से तालीमी इदारे खोलने का कहा है। शफकत महमूद ने मज़ीद कहा कि तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने पीर तक तमाम तालीमी इदारे खुल जाने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। स्कूल की बंदिश की खबरों पर चेयरमैन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट तारिक शाह का कहना है कि स्कूल बंद करने से मुतालिक सोशल मीडिया पर मौजूद खबरें बेबुनियाद हैं। स्कूल बंद नहीं कर रहे, ना ही सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला किया है। स्कूलों की बंदिश की खबरें पंजाब की है क्योंकि वहाँ स्मॉग है।
نیوز بہت زیادہ سرکولیٹ کی جا رہی ہے کہ اسکولز آر گوئنگ ٹو بی کلوز فار اے منتھ، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینے جا رہی ہے. یہ جتنی بھی نیوز تھیں 1 منتھ کلوز کرنے کی، یہ پنجاب سائڈ کی تھیں، کیونکہ وہاں پر اسموگ بہت زیادہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پر بچوں کے لیے ہیزرڈیس ہے. جو ایگزامز اب ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے ایز پر دی شیڈیول، اور اس کے بعد ونٹر ویکیشن جو لاسٹ ویک آف دسمبر میں جیسے یوزولی ہوتی ہیں وہی ہوں گی. کراچی میں ایک جانب حکومت کی جانب سے صحت کی سہولیات ناپید ہیں تو دوسری جانب نجی اسپتالوں کی غفلت سے مریضوں کی ہلاکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فیڈرل بی ایریا بلاک 13 میں قائم رفع عام اسپتال انتظامیہ کی غفلت سے خاتون جاں بحق ہو گئیں. اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا، پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے. مزید بات کرتے برہان مصطفیٰ سے. جی برہان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی میں نجی اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق ہوئی ہے. واقعہ گلبرگ تھانے کی حدود ایس بی ایریا بلاک 13 میں قائم رافع عام اسپتال میں پیش آیا ہے. اہل خانہ کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا، جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کو ڈینگی بخار کی باعث اسپتال لایا گیا تھا. نرس نے مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگایا تو مریض کی فوری جان نکل گئی. واقعے کے بعد اسپتال انتظامیہ جو ہے وہ اب بات کرنے سے انکار کر رہی ہے، جبکہ اہل خانہ کا اسپتال کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر تفتیش کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ بہت شکریہ برہان مصطفیٰ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. ملتان میں لائنز کلب اور کلیب ٹرسٹ کے اشتراک سے کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی پلاسٹک سرجری کے لیے 4 روزہ فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. الخدمت چیریٹی آسٹریلیا اسپتال ملتان میں کیمپ کی افتتاحی تقریب میں زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ اس کیمپ میں جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے 300 بچوں کے کٹے ہونٹوں اور تالو کی بالکل مفت سرجری کی جا رہی ہے. بچوں اور ان کے لواحقین کو اسپتال لانے تک کے لیے ٹرانسپورٹ اور قیام و طعام کی بھی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے. معذوروں کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ خصوصی افراد کسی طرح اہل افراد سے کم نہیں، خدا نے انہیں جو صلاحیت دی ہے وہ عام افراد میں نہیں. وزیر اعلیٰ نے مزید کہا معذور افراد کی نوکریوں کے کوٹے پر وفاق سے بات کریں گے. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. خصوصی افراد کو توجہ اور محبت سے تربیت دے کر کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے ہمیشہ معذور افراد کے لیے کھلے ہیں. معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر سی ایم ہاؤس میں تقریب کا انعقاد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہمیں ہر شعبے میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. حکومت سندھ بالکل آپ کا ساتھ دے گی، لیکن ہمیں پیشنٹ لوگ چاہیے اور ان کی کمی نہیں ہے. بلکہ میں یہی کہوں گا کہ آج جو 2-3 چیزیں دیکھی ہوتی، ایپ جو ڈیولپ کی ہے، زبردست انیشیٹو. تقریب کے دوران معذور افراد کے لیے اپلیکیشن لانچ کی گئی. اسپیشل بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے داد بھی سمیٹی. Yes, you are right, Kazim. How can we rebel against our Margrave when our end objective is the same? Let's sign a peace agreement and proceed to focus on building together towards our shared prosperity. Inshallah, our partnership will benefit both of us by the grace of God. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے خصوصی افراد صادق امین کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کو یکساں حقوق دینے کے لیے قانون بنا دیا گیا. ان کے لیے ایک نئی راہیں کھلتی ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں ایک اپنے خود مختاری سے، جو کہ ہمارا ایک ایم ہے، ویژن یہی ہے ان کو امپاور کیا جائے، خود مختار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں انکلوسیو لیونگ اس کی بہت اچھی مثال ہے. خصوصی افراد کے لیے پروگرام کا انعقاد سندھ حکومت کے محکمہ امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز نے کیا. خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر پشاور میں تھیٹر شو کا انعقاد کیا گیا. تھیٹر شو میں منفرد انداز میں خصوصی افراد کے مسائل کی نشاندہی کی گئی. تقریب میں آئے خصوصی افراد اپنی رودات بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے. کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے محمد فیضان خان.
कोयटा में खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मकामी तंजीम की जानिब से थिएटर शो का इनेकाद किया गया। थिएटर शो में मुनफरिद तरीके से खसूसी अफराद के मसाइल से शुरा को आगाह किया गया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। तकरीब में आए खसूसी अफराद अपनी रोदात बयान करते हुए अबदीदा भी हो गए। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के थिएटर शो के इनेकाद से खसूसी अफराद की हौसला अफजाई होती है। जो है हम लोग थिएटर पेश करते हैं और उस थिएटर का मकसद यही होता है कि जो अफराद बाहम माजूरी है उनके ज़िंदगी में जितने भी इशूज़ है, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो माशरे में है, तो उस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं। थिएटर शो में खसूसी अफराद की शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। तो बहुत अच्छा था, बहुत नेचुरल था, इन लोगों ने खुद प्ले किया, सबसे बड़ी बात ये, और जो इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते, वो इन्होंने आज हमें बहुत अच्छे से एक्ट के थ्रू समझाए। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर खेल और सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा ने कहा कि खसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा है हमारा। डिसेबल पर्सन जो है इनके साथ हमें मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए और इनका जो जो मतलब हक़ है कानूनी तरीके से, जब इनका एक्ट भी बना हुआ है उस हवाले से हमें इनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करना चाहिए। खसूसी अफराद बेपनाह और ख़ास सलाहियतों के मालिक होते हैं। अगर ज़रा सी तवज्जो और हमदर्दी खसूसी अफराद से की जाए तो ये अफराद भी माशरे के लिए कारआमद बन सकते हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैज़ान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर में खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर फलाही तंजीम की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खसूसी अफराद ने अपने दिल की बातें कह डाली। हमें इन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद हम अगर माशरे में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं और अपने लिए कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आप हमें वो सहूलियात फराहम करें। स्पेशल पर्सन्स का कहना था कि हुकूमती वादों के बावजूद उन्हें हुकूक नहीं दिए जा रहे। इमरान खान साहब ने तकरीबन ऐलान किया था और उसने कहा कि हर महीने में 2000 वजीफ़ा दे दूंगा। अभी तक अमल दरामद का नहीं है। वज़ीर आला से ऐलान किया था 2019 में 3 दिसंबर को और उसने कहा 2% कोटा 4% होगा और अभी तक अमल दरामद को नहीं है। खसूसी अफराद ने हुकूमत से फलाह बहबूद के प्रोग्राम पर अमली इकदामात उठाने का मुतालबा किया। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और जनाब, इंसान अपने अंदर छुपी खुदादाद सलाहियतों को पहचान ले तो इसके इजहार की राह में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। बचपन में करंट लगने के बायस दोनों हाथों से माजूर होने वाले आसिफ रजा ने भी अपने अंदर के आर्टिस्ट को माजूर नहीं होने दिया। पेशावर के इस आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं GTV के ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई। जी इमरान। जी बिल्कुल, आज खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यकीनन ये खसूसी अफराद ऐसी सलाहियतों के मालिक होते हैं कि अपनी जिस्मानी कमज़ोरी और कमी के बावजूद न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं बल्कि अपनी कमज़ोरी का एहसास भी नहीं होने देते। मैं ऐसे ही एक नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ तो पंजाब से है लेकिन उस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और दोनों अपने हाथों से माजूर होने के बावजूद वो बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग करते हैं। आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आसिफ, कैलीग्राफी का ये डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट है, अल्लाह के बड़े खूबसूरत नाम है और फिर उसके अंदर फूल बूटे, तो इसकी तरफ कैसे ध्यान आया? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तो ये सलाहियत में मुझे अल्लाह की तरफ से है। तो मैं समझता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे अल्लाह ने एक इनाम और तोहफ़ा दिया हुआ है। मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा ही काम करूँ। बहुत शुक्रिया। आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा डिफरेंट काम ये करते हैं और यकीनन उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी की वजह नहीं बनने दिया और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। सिंध के जिला दादू में थरदीब ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के हकूक़ के लिए रैली निकाली गई। रैली में माजूर अफराद, ज़िला अफसरान और सियासी और समाजी नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे आज़ाद बलोच।
معذور کے عالمی دن کے حوالے سے دادو میں معذور افراد کے احساس اور اپنائیت کا شعور بیدار کرنے کے لیے ڈی سی آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. شرکا کا کہنا تھا کہ معذور افراد معذور نہیں بلکہ اسپیشل ہیں, ان میں وہ صلاحیت موجود ہے جو دوسروں میں نہیں. ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے آج ڈسیبلڈ نہیں ہے, یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے یا اسپیشلی ایبلڈ ہے, کیونکہ یہ معذور نہیں ہے, ان میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو عام لوگوں میں بھی نہیں ہوتی. ہم یہی چاہتے ہیں حکومت سے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یا صوبائی گورنمنٹ سے, وفاقی گورنمنٹ سے کہ ان کے لیے کوٹا مقرر کی جائے, ان کے لیے ہاسپٹل کھولی جائیں, ان کے لیے تعلیم کے ادارے کھولے جائیں, ان کو نوکریاں دی جائیں یا ان کا ایک الاؤنس مقرر کیا جائے تاکہ یہ بہتر زندگی گزار سکیں اور ان کا علاج اور تعلیم دونوں فری کیے جائیں. معذور افراد کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں, نوکریاں نہیں ملی, ہمیں ایک اللہ اور دوسرا گورنمنٹ کا سہارا ہے, حکومت ایسے حالات میں ان کی مدد کرے. نہیں ملتی ہے, مہربانی کر کے ایک اللہ کا سہارا ہے, دوسرا گورنمنٹ کا سہارا ہے. چیف سیکریٹری کو یہی عرض کر رہے تھے ہمیں نوکریاں نہیں ملی ہے, پڑھے لکھے اللہ کی مہربانی ہے, ہم آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے. مطالبہ کیا ہے تو جو معذور آدمی ہے اس کو نوکری دو اور اس کی کوٹا بحال کی جائے. حکومت نے معذور افراد کے لیے دعوے اور اعلان تو بڑے بڑے کر رکھے ہیں, مگر معذور افراد کی حق تلفی اب تک جاری ہے. اور کراچی کے پارکس کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے والس آئس کریم کا ایک اور مثبت قدم. ہل پارک میں بھی پلاسٹک کی کرسیاں اور بچوں کے جھولے متعارف کروا دیے گئے. تفصیلات بتا رہے ہیں سجاد علی اپنی اس رپورٹ میں. کراچی کے ہل پارک میں والز آئس کریم کی جانب سے پلاسٹک کے تھیلوں کو ری سائیکل کر کے کرسیاں اور بچوں کے لیے سلائڈ بنائی گئی ہیں. اس سے قبل بیچ ویو پارک فریئر ہال میں بھی خوبصورت آرٹ کے ذریعے کرسیاں اور جھولے لگائے گئے تھے. Actually, this is a great day. Actually, hopefully, the starting of a bigger journey that we will collaborate with the Sindh government and the KMC to make the parks much more better for the kids and for the families, for the whole Pakistani. والز آئس کریم کی جانب سے پروگرام میں شریک ڈائریکٹر آئس کریم اینڈ فوڈ نے کہا, ہمارا مقصد ہے کہ ہم کراچی میں موجود پلاسٹک کے کچرے کو ری سائیکل کر کے بچوں کے اسکول اور پارک کے لیے مزید جھولے اور تفریحی چیزیں فراہم کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بیوٹیفائی کرنا, اور دوسری بات ہمارا ایک یونیلیور فار پاکستان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے, ایک فلسفی ہے کہ کس طرح ہم اپنی جو ماحول کے اندر پلاسٹک ہے اس کو ہم کم سے کم استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ریسائیکل کریں. یہ ہم نے تقریباً 2000 کلو گرام پلاسٹک کو ماحول سے اٹھایا ہے, ریسائیکل کیا ہے, کنورٹ کیا ہے ایک کارآمد چیز کے اندر. والز آئس کریم انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ تفریحی مقامات پر والز کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کراچی کے عوام کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. کیمرامین عدیل کے ساتھ سجاد علی, GTV نیوز کراچی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے GTV نیوز.